सुधांशु जी, आज यही एक सबसे बड़ा सवाल है जो हर भारतीय जानना चाहता है। सबको पता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 90% क्रूड ऑयल निकलता है। सबको पता है कि वो रोक दिया है ईरान ने बोला है अमेरिकन डिप्लोमेट अगर आप हटाओगे, इजरायली डिप्लोमेट अगर आप हटा दोगे तो मैं आपको फ्री एक्सेस दे दूंगा। वो होने वाला नहीं है, भारत वो नहीं करेगा। ऐसे में एक इंटरनल डायनामिक्स भी बन रही है जिसमें समूचा विपक्ष, जिसकी झंडे बरदारी दो लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं कि भारत प्रिपेयर्ड नहीं है, भारत को साइड ले लेनी चाहिए। भारत और ईरान का एक अलग कल्चरल रिलेशन है, इसलिए हमें ईरान का साथ ले लेना चाहिए। और वो 94, 78 तब के ईरान के सुप्रीम लीडर के वक्तव्य कोट कर रहे हैं और बताते हैं कि कैसे वो भारत के साथ खड़े थे। ऐसे में क्या कर रही है भारत सरकार? सुधांशु त्रिवेदी, ओवर टू यू। अगर वो लोग 94 और 78 के स्टेटमेंट बनाते, वैसे मुझे 78 का कोई ऐसा स्टेटमेंट याद नहीं है क्योंकि उस समय रजा पहलवी की सरकार थी और वो पूरी तरह पाकिस्तान के साथ थे। 71 की वॉर में ईरान पाकिस्तान के पक्ष में फौज भेज रहा था और पाकिस्तान एयरफोर्स को उसने स्ट्रेटेजिक डेप्थ देने के लिए अपने जगह के वो दिए थे। 94 में उन्होंने हमारे पक्ष में बोला था, तो ये भी ध्यान रखना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, आपकी सरकार थी तो 2006 में आपने ईरान के खिलाफ IAEA में वोटिंग क्यों की थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में? और उस समय की कोई जाए, अभी आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं, जाके नेट पे चेक करें। और उस समय ईरान भौचक्का रह गया था कि भारत ने ऐसा क्यों किया हमारे खिलाफ। क्यों? इसलिए कि अमेरिका से न्यूक्लियर डील साइन करनी थी, सीधे अमेरिका का दबाव था। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, लाखों दर्शकों से जाके देखें, हिलरी क्लिंटन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, वो भारत के विदेश मंत्री SM कृष्णा के साथ बैठी हुई हैं और उनके मुंह पे बोल रही हैं, इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू बाई पेट्रोल क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान। मतलब भारत का विदेश मंत्री नहीं बोल रहा है, बगल में बैठ के अमेरिका का विदेश मंत्री बोल रहा है। आज हमारी स्थिति इसके ठीक विपरीत है। अगर आप देखें तो भारत ने बिल्कुल संतुलित स्टैंड लिया है। जहां तक ह्यूमैनिटेरियन बात थी तो ईरान के एक जहाज जो लवाना ने, जिसने भारत में रुकने की परमिशन चाही, क्योंकि उनका एक जहाज गया और उसको मार दिया गया तो बाकी दो जहाज डर गए, तो उन्होंने ये कहा, तो कोच्चि में हमने उनको रुकने की व्यवस्था दी है, उनके सारे क्रू को भी सारी व्यवस्था दी है, सब कुछ किया है। भारत के विदेश सचिव ने जाकर ईरान की एम्बेसी में शोक प्रस्ताव पर भी साइन किया है। परंतु जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं कि भारत को एक साइड ले लेनी चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए पिछले दिनों में कितनी बार ये जो खमनई साहब थे, इन्होंने कितना भारत के अगेंस्ट में बोला था। चलिए वो तो अपनी जगह है। आप कह रहे हैं क्रूड ऑयल की बात, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? अमेरिका। गजब का ये लोग थ्योरी दे रहे हैं कि ऑयल के लिए तो ध्यान रख लो और सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर से करके आप पूरी तरीके से अकाउंट डेफिसिट में चले जाइए। लेकिन जबकि भारत तेल के लिए पूरी तरीके से सतर्क और सजग है और अन्य ऑप्शंस के बारे में भी विचार कर रहा है। जहां तक रशिया से बात है, अब देखिए, एक ऐश्वर्य जी आप बात समझिए, ये तेल की पॉलिटिक्स सिर्फ मिडिल ईस्ट से रिलेटेड नहीं है ऐश्वर्य जी। एक्चुअली में जब चाइना ने अमेरिका की बाह मरोड़ी क्रिटिकल मिनरल पे, तो अमेरिका ने कहा देखते हैं हम चाइना की कहां बाह मरोड़ सकते हैं। वेनेजुएला, ईरान। तो आप समझिए चाइना का जो क्रूड ऑयल सप्लाई आता था वो दो जगहों से आता था, 60% वेनेजुएला और ईरान। दोनों ही जगह इन्होंने प्रयास किया कि एक सप्लाई लाइन को चोक कर दिया जाए। यू आर राइट। अब चीन के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो भारत से जुड़े हुए जो अमेरिका से जुड़ा हुआ जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनसे जाके वो लें क्रूड ऑयल, या रशिया से लें। तो इस समय रशिया की स्थिति थोड़ी बेहतर हो गई है। तो इस प्रकार से अगर आप समझें तो ये चाइना की 60% चाइनीज एनर्जी वेनेजुएला और ईरान से आती है। जी, ये मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। 60% चाइनीज जो एनर्जी सप्लाई था वो वेनेजुएला और ईरान से था। लेकिन अमेरिका ने चाइना की बाहों वापस मरोड़ने के दौर में डोनाल्ड ट्रंप, एंड ग्राफिक्स प्लीज गरिमा, सुधांशु जी, अमेरिका ने यह दिखा दिया कि अमेरिका जिसको चाहे, जिस देश के राष्ट्रपति को चाहे, रात को उठाएगा उसके घर से सोते हुए और उसको न्यूयॉर्क में घुमाएगा। वो जिस देश के राष्ट्रपति या जिस देश के सुप्रीम लीडर को उसी की ऑफिशियल बिल्डिंग में उसके 50 आदमियों के साथ निस्तो नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा और दुनिया चुप पे बैठी रहेगी। रूस खेद प्रकट करेगा, संयुक्त राष्ट्र एक
A4 साइज पेपर पे प्रिंट आउट निकाल देगा और चाइना चुप रहेगा। मैं कह रहा हूं इट इज मतलब वी हैव टू थिंक ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव एज वेल। अभी भारत इसका पार्ट नहीं है, लेकिन एज एन एक्सपर्ट सुधांशु जी, मैं आपसे बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, मैं एज एन इंडिविजुअल सुधांशु त्रिवेदी जो इंटरनेशनल मामलों के भी जानकार रखते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, और वो आप एक सेकंड के लिए ऊपर हटा दीजिए सांसद बीजेपी गरिमा, तो कि सो दैट आई कैन टॉक टू सुधांशु त्रिवेदी फॉर अ पर्सन। सुधांशु जी, अमेरिका एक अलग मैसेज दे रहा है। अमेरिका यह मैसेज दे रहा है कि मैं करूंगा मेरी लाठी मेरी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे पास द माइट ऑफ द अमेरिकन मिलिट्री, उसकी बात होती थी। ट्रंप दिखा रहा है 2026 में भी नो वन स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द माइट ऑफ द माइटी अमेरिकन्स। कोई नहीं, ना रूसी ना चीनी, कोई नहीं साहब। जिसको चाहूंगा उसको वैसे डील करूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सुधांशु जी, What's your take on this? जो लोग अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे थोड़ी जानकारी रखते हैं जी, उनमें से कोई ये बात कहे तो हास्यास्पद नजर आती है। अमेरिका पहली बार कर रहा है क्या? ये बताइए सद्दाम हुसैन को कैसे टांगा था? कोई उनको रेड कार्पेट वेलकम लेके तो लाए नहीं थे। ये गद्दाफी को कैसे टांगा था? याद करिए, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बबरक करमाल को कू के बाद ऐसे ही मार के टांग दिया गया था। तो ये प्रकार की चीजें, जब रशिया आया था, इस प्रकार की चीजें पूर्व में भी अमेरिका ने की हैं और कई जगहों पे तख्ते पलट कराए। मैंने 2 उदाहरण उस दौर के दिए जब यूपीए रिजीम था। मैं पूछना चाहता हूं, सद्दाम हुसैन तो बड़े दोस्त थे कांग्रेस के। तेल के कूपन दिए थे सद्दाम हुसैन ने कांग्रेस पार्टी को, मतलब अनाज लिया भारत से, तेल के कूपन दिए कांग्रेस पार्टी को। वोल्कर रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। तो भाई साहब कभी बोले थे क्या कि सद्दाम हुसैन प्रेसिडेंट था और उसके साथ ऐसा किया है गद्दाफी? इसलिए वो विषय अलग है। अगर आप देखें तो आज के समय में परिस्थितियां जो हैं उसके अनुसार भारत को संवेदनशीलता से चलना चाहिए। पर जो मैं बात बता रहा हूं ऐश्वर्या जी, ये तो मैंने एक पक्ष बताया चाइना के साथ लड़ाई वाला विषय, दूसरा एक और पक्ष भी है, ये मुस्लिम वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। ये सारी लड़ाई अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जब भारत यूएई और यूरोप, मतलब भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा था। यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी थी, सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये फ्यूचर में, चूंकि तेल का खेल 10-15 साल में समाप्त होने वाला है, तो सऊदी अरब और यूएई जैसे देश यूरोप और भारत के बीच में मिलकर इजराइल के साथ मिलकर एक बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन के उभरेंगे। तो इस्लामिक वर्ल्ड का जो दूसरा पोल था ईरान, उसे लगा कि हमें यह चीज मेटेरियलाइज नहीं होने देनी चाहिए, तो उसने हमास के माध्यम से सबसे कमजोर नस दबाई, वो था यहूदियों का नरसंहार कराओ ताकि कोई मुस्लिम देश इस पे बोलने ना पाए। इसीलिए आप मार्क करिए, अगर कोई किसी को मेरी बात अलग लग रही हो, तो जब इजराइल ने रिटेलिएट किया गाजा के ऊपर, तो 1 महीने तक ना सऊदी अरब का कोई बयान था, ना यूएई का कोई बयान था, न जॉर्डन का कोई बयान था। बाद में वो लोग इसमें शामिल हुए। तो ये एक इस्लामिक वर्ल्ड की लड़ाई थी। इसीलिए आप देखिए, अगर इजराइल ने, अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया है, तो ये बताइए बहरीन पे, कतर पे, सऊदी अरब पे, यूएई पे, इन पे अमेरिका क्यों, ईरान क्यों बम फोड़ रहा है? एक तरफ उनके प्रेसिडेंट कह रहे हैं हम माफी मांगते, और फिर बम फोड़ दिया जाता है। तो दो में से एक बात है, या तो ईरान खुद कंफ्यूज है, या सेंट्रल कमांड नष्ट होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान के अंदरूनी स्थिति कुछ कुछ पाकिस्तान की जैसी हो गई है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिसको आप लोग मोज़ैक स्टाइल कहते थे, वो मोज़ैक सब अपने अपने स्टाइल से काम करने लगे। तो बहुत साफ बात है, इसमें 2 एंगल हैं। चाइना की क्रूड लाइन की सप्लाई काटनी थी अमेरिका को, और इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है। इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मगर एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यहां मैं कहना चाहूंगा, बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना। भारत में मुल्ला से ज्यादा ही जो गैर मुल्ला है ना, ये बहुत परेशान है। अब बताइए, रशिया से तेल नहीं ले रहे थे, पुतिन साहब का बयान नहीं आया, ये परेशान हुए पड़े हुए हैं कि साहब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं भाई, अभी एक उदाहरण और बता दूं ऐश्वर्या जी, उसके बाद हमारे जो विरोधी हैं बोलना चाहे बोले। अभी फिलिस्तीन की विदेश मंत्री भारत आई थी जी, उनका नाम है क्या, आगा बकिन शिरीन, और उन्होंने क्या बोल के गई हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, इन सब लोगों को बड़ा वो होना चाहिए जो जय फिलिस्तीन बोलने वाले हो, फिलिस्तीन का बैग, वो बगैर हिजाब की आई थी साहब। फिलिस्तीन की विदेश मंत्री बगैर हिजाब के थी। यहां हिजाब के लिए छाती पीटते हैं। और उसके बाद क्या जूता मार के गई हैं इन लोगों को। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ संबंध इसलिए रखना चाहते हैं कि हमें ऐसे देशों की जरूरत है जिनके दोनों पक्षों से अच्छे संबंध हो। यस,
बीच का रास्ता निकालने में भारत जैसे देश मदद कर सकते हैं। और आगे उन्होंने बोला, वी अंडरस्टैंड इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विद इजराइल और अरब कंट्रीज बोथ। अब बताइए, यहां छाती पीटे पड़े कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है फिलिस्तीन को लेकर, सोनिया गांधी आर्टिकल लिखे दे रही हैं और फिलिस्तीन की विदेश मंत्री आगे कह रही है कि भारत की जो संबंधों की अपरिहार्यता है इजराइल और अरब दोनों के साथ, हम इसको समझते हैं और यह हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पे भारत बीच का रास्ता निकालने में मदद कर सकता है। यह मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्राप्त किया है और इनके रिजीम में डर डर कर सिर्फ फिलिस्तीन जाते थे, इजराइल नहीं जाते थे। उसके बाद भी न फिलिस्तीन का कभी ये सर्वोच्च सम्मान भी नहीं पाते थे, पर मोदी जी ने वो भी पाया है और विश्वास भी पाया है।